हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची में पहली बार बनेगी 10 लेन की सड़क, 301 करोड़ रुपए होगी कुल लागत। रांची में पहली बार 10 लेन की सड़क बनाई जाएगी, जिसकी कुल लागत करीब 301 करोड़ रुपए होगी। यह सड़क धुरवा के विवेकानंद स्कूल के नयसराय होते हुए रिंग रोड तक बनेगी। इस सड़क के लिए पूरा प्लान तैयार हो चुका है और डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तकनीकी मंजूरी मिल गई है। यह सड़क आधुनिक तकनीकी से बनेगी और पूरी तरह ट्रैफिक मुक्त होगी। मुख्य सड़क 6 लेन की होगी, जिस पर वीवीआईपी, वीआईपी और अन्य बड़े वाहन चलेंगे। सड़क के दोनों ओर 2-2 लेन की सर्विस रोड होगी, जिससे छोटे और अन्य निजी वाहन आ जा सकेंगे। सड़क के किनारे पर साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा, जिसके ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इनसे बिजली उत्पन्न होगी, जिससे सड़क पर लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। बेहतर ड्रेनेज सिस्टम और बैठने की जगह भी बनाई जाएगी, जिससे सड़क सुंदर और सुविधाजनक होगी। मैया समान योजना में बड़ी गड़बड़ी, पारा शिक्षक और आंगनबाड़ी सेविकाएं भी ले रही थी मैया समान योजना का लाभ। पकड़े गए 584 फर्जी लाभुक। पलामू जिले में मैया समान योजना के तहत 584 फर्जी लाभुक से पैसे की वसूली की जाएगी। पलामू में प्रशासनिक जांच में बड़ी संख्या में फर्जी लाभुक पकड़े गए, जिनमें पारा शिक्षक और आंगनबाड़ी सेविका भी शामिल है। बड़ी संख्या में ऐसे लाभुक हैं जो मैया समान योजना के पात्र ही नहीं थे। बड़ी संख्या में ऐसे लाभुक पकड़े गए जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों से जुड़े हैं। पलामू में मैया समान योजना के लाभुकों के सत्यापन का काम चल रहा। पलामू में मैया समान योजना के अंतर्गत 3,72,937 लाभुक है। पलामू के 21 प्रखंडों में जांच चल रही है। शुरुआती 4 प्रखंडों की रिपोर्ट सामने आ गई है। मेदिनीनगर सदर प्रखंड में 189, सतबरवा में 170, लेस्लीगंज में 82 और रामगढ़ में 143 फर्जी लाभुक पकड़े गए हैं। प्रशासनिक जांच में यह बात सामने आई कि सरकारी कर्मचारी के परिवार के लोग भी मैया समान योजना का लाभ ले रहे हैं। पलामू में 2,500 से ज़्यादा ऐसे लोग पकड़े गए जिन्होंने 2 अलग-अलग खातों में योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया था, लेकिन समय पर जाँच में वे पकड़े गए और उनके खाते में राशि नहीं आई। सरकार का बड़ा फैसला, अब सरकार नहीं बेचेगी शराब। 1 मार्च से निजी व्यापारियों को मिलेगा लाइसेंस, दाम में भी बढ़ोतरी। झारखंड में 1 मार्च से शराब की बिक्री पूरी तरह निजी हाथों में चली जाएगी। राज्य सरकार ने शराब के खुदरा व्यापार से हटने का फैसला किया और अब यह कारोबार निजी व्यापारियों को सौंपा जाएगा। सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी झारखंड बीवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड JSBCL अब सिर्फ थोक बिक्री करेगी, जबकि खुदरा बिक्री की जिम्मेदारी शराब व्यापारियों को दी जाएगी। शराब दुकानों की नीलामी लॉटरी के जरिए होगी। उत्पाद विभाग दुकानों के लिए आवेदन मंगाकर उन्हें निजी व्यापारियों को आवंटित करेगा। प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए शराब की खुदरा बिक्री अब नहीं होगी। वहीं 2,000 वर्ग फीट से बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब बिक्री की अनुमति मिलेगी, लेकिन यह सिर्फ 10% हिस्सों में ही बेचा जा सकेगा। 50,000 वर्ग फीट से बड़े मॉल में 200 वर्ग फीट की दुकानें खोलने की अनुमति दी जाएगी। मॉडल शॉप भी खोली जाएंगी, जहां शराब की बिक्री होगी। सभी दुकानों में पावरफुल ब्रांड उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा। सरकार ने नई उत्पाद नीति 2025 में शराब पर अतिरिक्त उत्पाद कर लगाने का फैसला किया है, जिससे 1 मार्च से शराब की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। 90 रुपये तक की शराब पर 5 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 91 से 950 रुपये की शराब पर 10 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 951 से 1950 रुपये की शराब पर 50 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 1951 रुपये से अधिक कीमत वाली शराब पर 100 रुपये की बढ़ोतरी होगी। डीजीपी अनुराग गुप्ता का फेक फेसबुक अकाउंट बना, लोगों को भेजा फ्रेंड रिक्वेस्ट, साइबर सेल को जांच के आदेश। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाने का मामला सामने आया है। जब इस अकाउंट से लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाने लगी तो कुछ लोगों को शक हुआ और उन्होंने इसकी जानकारी डीजीपी को दी। जानकारी मिलते ही डीजीपी ने साइबर सेल को जांच के आदेश दिए। अब यह पता लगाया जा रहा है कि यह अकाउंट कब और कहां से बनाया गया और इसे कौन चला रहा। डीजीपी ने बताया कि इस मामले में फेसबुक से जानकारी मांगी गई है। पता किया जाएगा कि यह अकाउंट किसने और किस मकसद से बनाया है। फेसबुक से डिटेल्स मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। कुर्मी समाज ने किया आंदोलन का ऐलान। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में रोकेंगे 100 से अधिक ट्रेन। एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर कुर्मी समाज ने एक बार फिर रेल आंदोलन करने का ऐलान किया है। 20 सितंबर को झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के 100 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों का परिचालन रोका जाएगा। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुरगुमा में आदिवासी कुर्मी समाज की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि बैठक में समाज के मुख्य संरक्षक अजीत प्रसाद महतो ने कहा कि कुर्मी समाज ने एसटी दर्जे की मांग के लिए सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया है, लेकिन सरकार ने अब तक इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए अब एक बड़ा आंदोलन होगा, जिससे केंद्र और राज्य सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी। इस आंदोलन में झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के 100 से ज़्यादा स्टेशनों पर ट्रेनें रोकी जाएंगी। इस आंदोलन से रेल सेवा प्रभावित होगा और यात्रियों को परेशानियां हो सकती है। बताया जा रहा है कि कुर्मी समाज सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए लंबे समय तक आंदोलन जारी रख सकते हैं। जानकारी हो कि कुर्मी समाज लंबे समय से खुद को आदिवासी समुदाय में शामिल करने की मांग कर रहे। इसके लिए कई बार ज्ञापन सौंपे गए और आंदोलन किए गए, लेकिन अब तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अंतिम चरण में पहुंचा ऑपरेशन अफीम, एसपी ने खुद संभाली कमान। राजधानी रांची में ऑपरेशन अफीम अपने अंतिम चरण में है। पुलिस अब अफीम को नष्ट करने के लिए वैसे क्षेत्रों तक भी पहुंच गई है जहां अफीम की फसलों में फूल आने लगे हैं। रांची के ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल अफीम को नष्ट करने खुद ही अब घने जंगलों के बीच मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। रांची में ऑपरेशन अफीम को सफल बनाने के लिए पुलिस दिन रात काम कर रही है। सैटेलाइट से मिले इमेज और लोकल इनपुट के आधार पर 1300 एकड़ से ज़्यादा खेतों से अफीम को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि अफीम के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। अब ऐसे इलाकों को भी टारगेट किया गया जो घने जंगलों में है। अब तक अफीम की खेती करने वाले 12 किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। राजधानी रांची में अफीम तस्करों ने चोरी छिपे लगभग 2000 एकड़ की जमीन पर अफीम की फसल उगाई है। रांची पुलिस और स्पेशल ब्रांच के द्वारा मिले इनपुट के आधार पर रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में अफीम की फसल को नष्ट करने के लिए जोरदार अभियान चलाया गया। रांची पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि अब तक लगभग 1300 एकड़ में लगे अफीम की फसल को नष्ट कर दिया गया है। शेष बचे फसल को भी चिन्हित कर नष्ट करने का काम शुरू किया गया है। महाकुंभ स्नान के लिए जाना चाहते हैं तो 17 से 28 फरवरी तक रांची से उड़ान भरेगी विमान। अगर आप महाकुंभ स्नान के लिए जाना चाहते हैं और आपको ट्रेन की टिकट नहीं मिल पा रही तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब रांची से प्रयागराज के लिए सीधी विमान सेवा उपलब्ध है। हालांकि यह सप्ताह में 3 दिन ही उड़ान भरेगी। एयरपोर्ट प्रबंधन ने इसकी जानकारी दे दी है। रांची एयरपोर्ट प्रबंधन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि रांची से प्रयागराज सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उड़ान भरेगी। ये सेवा इंडिगो की तरफ से 17 से 28 फरवरी तक की जा रही है। डीजीसीए ने इसकी अनुमति दे दी है। ये विमान प्रयागराज से सुबह 10:20 में उड़ान भरेगी। इसके बाद 11:30 पर रांची पहुंचेगी। वहीं वापसी में रांची से दोपहर 12 बजे उड़ान भरेगा और दोपहर 1:10 में प्रयाग पहुंचेगा। राज्य के इन 5 मेडिकल कॉलेज और सभी जिलों में बनेगा मॉड्यूलेटर ऑपरेशन थिएटर। 35.70 करोड़ की मिली मंजूरी। अब मरीजों को छोटी बड़ी सर्जरी के लिए राजधानी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झारखंड सरकार ने राज्य के 5 मेडिकल कॉलेज और सभी जिला अस्पतालों में मॉड्यूलेटर ऑपरेशन थिएटर (ओटी) बनाने का फैसला किया है। इसके लिए 35 करोड़ 70 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। यह निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग की देखरेख में होगी और 9 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन 5 अस्पतालों में बनेगा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर धनबाद, जमशेदपुर, दुमका, मेदिनीनगर और हजारीबाग के मेडिकल कॉलेजों और सभी अस्पतालों में बनाई जाएगी। इससे मरीजों को उनके जिले में ही बेहतरीन सर्जरी की सुविधा मिलेगी और उन्हें राजधानी आने की जरूरत नहीं होगी। रिम्स में हर महीने होने वाली सर्जरी में से करीब 70% मरीज दूसरे जिलों से रेफर होकर आते हैं। पिछले महीने यहाँ 400 से ज़्यादा मेजर और माइनर सर्जरी हुई, जिसमें से 275 मरीज बाहर से आए थे। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनने के बाद इन मरीजों को अपने जिले में ऑपरेशन की सुविधा मिलेगी।
मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर एक आधुनिक ऑपरेशन थिएटर होता है जहां संक्रमण का खतरा कम होता है। इसमें अत्याधुनिक तकनीक और सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध होते हैं जिससे सर्जरी जल्दी और सुरक्षित तरीके से की जा सकती है। रांची के रिम्स और सदर अस्पताल में पहले से ही मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है। धनबाद और जमशेदपुर के सुपर स्पेशलिटी विंग में भी यह सुविधा मौजूद है। अब सरकार पूरे राज्य में इसे उपलब्ध कराने जा रही है जिससे दूर दराज के मरीजों को ऑपरेशन के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गिरिडीह में भीषण सड़क हादसा, कार और ओमनी में टक्कर, आधा दर्जन से अधिक घायल। गिरिडीह में शनिवार रात गिरिडीह दुमका NH 114A पर बेंगाबाद के फिटकोरिया मोड़ के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक कार और मारुति ओमनी की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में महिलाओं और बच्चे सहित 6 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मिली जानकारी के अनुसार राजधनवार से 2 वाहन मधुपुर थाना क्षेत्र के नैयाडीह में एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। वहां से लौटते समय फिटकोरिया मोड़ पर एक कार ने सामने चल रही मारुति ओमनी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ओमनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में महफूज शाह मोहम्मद, असलम, सरजहां खातून, शकीला खातून, इलियास शाह और कुलसुम खातून समेत कई लोग घायल हो गए। सभी घायल राजधनवार के रहने वाले हैं। टक्कर मारने वाले में 2 लोग सवार थे जिसमें से ड्राइवर भी घायल हो गया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 10 किलोमीटर के दायरे को सर्विलेंस जोन घोषित किया गया। मुर्गे और अंडे की बिक्री पर भी रोक। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के रांची वेटनरी कॉलेज के पोल्ट्री फार्म में गिनी पाउल प्रजाति के पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके बाद पशुपालन निदेशालय सतर्क हो गया है। पशुपालन निदेशक किरण कुमारी पासी ने कॉलेज के 10 किलोमीटर के दायरे को सर्विलांस जोन घोषित कर दिया है। अब इस क्षेत्र में संक्रमण की निगरानी की जाएगी। पशुपालन निदेशक ने पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान कांके के निदेशक डॉक्टर सनत कुमार पंडित को रैपिड रिस्पांस टीम बनाने का निर्देश दिया है। यह टीम प्रभावित क्षेत्र का मानचित्र तैयार करेगी, संक्रमित पक्षियों की पहचान और उन्हें अलग करेगी। इसके साथ ही निदेशक किरण कुमारी पासी ने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने और किसी भी पक्षी की असामान्य मृत्यु की सूचना तुरंत पशुपालन विभाग को देने की अपील की है। वेटनरी कॉलेज प्रशासन के अनुसार गिनी पाउल प्रजाति की वयस्क मुर्गियों में बर्ड फ्लू मिला है जबकि अन्य पक्षियों या चूजों में कोई संक्रमण नहीं पाया गया। संक्रमित पक्षियों को नष्ट कर दिया गया और पूरे पोल्ट्री फार्म को आइसोलेट कर दिया गया है। रांची में दाखिल खरीद शिविर का आयोजन। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने 486 आवेदकों को बांटे प्रमाण पत्र। राज्य सरकार की पहल से अब लोगों को दाखिल खरीद के मामले सुलझाने में सहूलियत मिल गई है। पहले जहां नागरिक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते थे, वहीं अब शिविरों के माध्यम से यह काम सरल हो गया है। हाल ही में रांची के कांके ब्लॉक में ऐसा ही शिविर आयोजित किया गया जिसमें 10 डिसमिल जमीन से नीचे के मामलों को प्राथमिकता दी गई। रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने शनिवार को खुद कांके ब्लॉक का दौरा किया। यहां उन्होंने जमीन से जुड़े फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को मामले का तुरंत समाधान करने के लिए दिशा निर्देश दिया। इस शिविर में कुल 1347 मामले में से 486 आवेदक को दाखिल खारिज प्रमाण पत्र सौंपे गए। हालांकि 528 आवेदन रिजेक्ट भी हुए हैं। रांची डीसी ने बताया कि ग्रामीण इलाके में लोग 10 डिसमिल तक की जमीन घर बनाने और खेती करने के लिए खरीदते हैं। कई मामले आपसी बंटवारे और हिस्सेदारी से जुड़े होते हैं। इन मामलों में आमतौर पर कोई बड़ा विवाद या फर्जीवाड़ा नहीं होता, लेकिन कुछ सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोग दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर हो जाते हैं। अज्ञात वाहन की चपेट में आए बाइक सवार डिनोबली स्कूल के फादर की दर्दनाक मौत। बोकारो जिले के बेरमो में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें चंद्रपुरा डिनोबली स्कूल के फादर की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा फुसरो जेना मोड़ स्थित खुटरी के पास हुआ। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पेटरबार थाना की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तेनू घाट भेज दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फादर अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की खबर मिलते ही चंद्रपुरा डिनोबली स्कूल प्रबंधन को सूचित किया गया, जिसके बाद स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं घटनास्थल पर पहुंचे।
जमशेदपुर से महिला तस्कर गिरफ्तार। 10 से 15 हज़ार रुपये में बच्चियों को बेचने का करती थी काम। झारखंड के जमशेदपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां पुलिस ने एक महिला को नाबालिग लड़कियों को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला का नाम निशु तियू है। निशु को पुलिस ने शनिवार को परसू डी लोको कॉलोनी में बच्चियों को बेचने के मामले में पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक निशु ने पूछताछ के दौरान यह स्वीकार किया कि वह इस अपराध में शामिल रही है। साथ ही बताया कि उसका काम लड़कियों को रांची में अंजलि कच्छाप के पास पहुंचाना था, जिसके बदले उसे 10 से 15 हज़ार रुपये मिलते थे। मिली जानकारी के अनुसार निशु की मुलाकात रांची के अंजलि कच्छाप से दिल्ली में हुई थी, जहां वह पहले काम करती थी। वहीं से दोनों ने मिलकर इस घिनौने धंधे को शुरू किया। निशु अंजलि कच्छाप को लड़कियों को लाकर देती थी और इसके बदले में उन्हें यात्रा का खर्च और कुछ पैसे मिलते थे। इस संबंध में बताया गया कि पुलिस ने निशु तय को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साथ ही अब अंजलि कच्छाप की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने जानकारी दी कि हाल ही में अंजलि कच्छाप एक बच्ची को दिल्ली ले जा रही थी, लेकिन रेल पुलिस ने संदेह होने पर उसे पकड़ लिया। हालांकि आरोपी महिला फरार हो गई। इस दौरान बरामद बच्ची को सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हाईकोर्ट के जज का पीए बता ठगे 26 लाख रुपए, नौकरी दिलाने का दिया झांसा। बोकारो के चास में हाईकोर्ट के पूर्व जज का पीए बताकर नौकरी दिलाने के नाम पर 26 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। इस मामले में चास थाना पुलिस ने अमित शंकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता संजीत कुमार की पहली मुलाकात अमित शंकर से चास चेकपोस्ट के पास बॉम्बे डाइंग की दुकान में हुई थी। अमित ने खुद को झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर का पीए बताया और कहा कि उसकी ऊंचे लोगों तक पहुंच है। उसने दावा किया कि वह जिसे चाहे हाईकोर्ट में जज कोटे से नौकरी दिला सकता है। इसके बाद अमित की बातों में आकर संजीत कुमार ने अपनी भगनी प्रियंका कुमारी, भतीजा नितेश कुमार और दोस्त रवि कुमार समेत कई लोगों के सर्टिफिकेट, फोटो और रुपए अमित को दे दिए। वहीं अमित ने झारखंड हाईकोर्ट का फर्जी आईडी कार्ड भी दिखाया और बाद में कहा कि चंद्रशेखर सर का ट्रांसफर राजस्थान में हो गया है। फिर उसने नया दावा किया कि वह हाईकोर्ट के वर्तमान जज राकेश कुमार का पीए बन गया है और अब भी सभी को नौकरी दिला सकता है। इसके बाद उसने नगद 26 लाख रुपए ले लिए। पैसे लेने के बाद अमित का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद संजीत और उसके साथी चास के गुजरात कॉलोनी स्थित उसके किराए के घर पहुंचे। वहां पता चला कि अमित घर खाली कर चुका और फरार हो गया। संजीत कुमार फिर चास पुलिस को घटना की जानकारी दी। चास पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और अमित की तलाश जारी है। कुख्यात अपराधी प्रिंस खान और आशीष रंजन की जानकारी देने वालों को मिलेगा भारी इनाम। दोनों के खिलाफ कई मामले हैं दर्ज। कुख्यात अपराधी गैंगस्टर प्रिंस खान और आशीष रंजन को गिरफ्तार कराने वाले की इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। पहले प्रिंस खान को पकड़वाने के लिए पहले 50,000 रुपये इनाम रखा गया था, जबकि आशीष रंजन के ऊपर 5,000 रुपये का इनाम रखा गया था, लेकिन अब इस राशि को बढ़ा दिया गया है। एसएसपी एचपी जनार्दन ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम धीरे धीरे यहां पनप रहा, जिसमें 2 गैंग सक्रिय है। एक प्रिंस खान का गिरोह, दूसरा जेल में कुख्यात अमन सिंह की हत्या के बाद उसका राइट हैंड आशीष रंजन उसका साम्राज्य चला रहा। पुलिस लगातार दोनों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। दोनों अपराधी धनबाद से बाहर रहकर अपना गिरोह चला रहे हैं। एसएसपी ने कहा कि इनामी राशि बढ़ जाने से दोनों को पकड़ने के लिए जो भी लोग लगे हुए हैं वो और अधिक मोटिवेट होंगे। प्रिंस खान के खिलाफ बिहार और झारखंड के अलग अलग थानों में कुल 91 मामले दर्ज है। 24 नवंबर 2021 को गैंगस्टर फाहिम खान के करीबी जमीन कारोबारी नन्हे खान की हत्या हुई थी। उस दिन से प्रिंस खान फरार है। झारखंड पुलिस के आग्रह पर इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर चुका है। आर्थिक तंगी से परेशान एचईसी, दैनिक खर्च में भी आ रही दिक्कत। 2023-24 रहा सबसे खराब वित्तीय वर्ष। राजधानी रांची के ध्रुवा स्थित एचईसी पिछले कई सालों से आर्थिक तंगी से गुजर रही है। इस बीच एचईसी प्रबंधन की ओर से कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि आर्थिक तंगी की वजह से कंपनी के उत्पादन और बिक्री में प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही औद्योगिक संबंधों की स्थिति भी चुनौतीपूर्ण हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी को इन दिनों कार्यदेश मिलने में कठिनाई हो रही है।
इसके अलावा पुराने और ख़राब हो चुके उपकरणों के कारण ऑर्डर की समय पर डिलीवरी में दिक्कतें आ रही है। इससे नकदी प्रवाह पर भी प्रतिकूल असर पड़ा और कंपनी अपने दैनिक खर्चे भी नहीं पूरे कर पा रही है। जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एचईसी को 24.84 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले। इनमें मुख्य रूप से पुराने उपकरणों के लिए स्पेयर पार्ट शामिल है। इनमें इलेक्ट्रिक रोप शॉवेल, ड्रैग लाइन, क्रशर, स्टील प्लांट उपकरण, ईओटी क्रेन और भारी मशीन टूल्स के लिए स्पेयर पार्ट शामिल है। इसके अलावा स्टील प्लांट के लिए स्लैग पार्ट्स और फोल्ड। जामताड़ा पुलिस ने बाइक की डिक्की से 5,70,000 रुपये उड़ाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। जामताड़ा में 4 फरवरी को अज्ञात अपराधियों ने बाइक की डिक्की से 5,70,000 रुपये उड़ा लिए थे। इस मामले में पुलिस ने जामताड़ा थाना कांड संख्या 13/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जामताड़ा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में थाना प्रभारी राजेश मंडल, अलकनाथ चौबे, सुनील कुमार सिंह, जामताड़ा थाना की तकनीकी शाखा के आरक्षी संतोष कुमार सिंह और सशस्त्र बल ने मामले में छापेमारी की। इस छापेमारी में गिरिडीह जिले से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान 32 वर्षीय खुर्शीद अंसारी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों की पहचान की गई है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी सुरकित के पास से 65,000 रुपये और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। घटना के संबंध में एसडीपीओ विकास लांगुरी ने बताया कि चोरी की गई रकम एक व्यक्ति ने अपनी शादी के लिए बैंक से निकाला था। इसके बाद पैसों को उसने बाइक की डिक्की में रखा था। पुलिस की पूछताछ में खुर्शीद ने खुलासा किया कि वो और मंसूर गिरिडीह से धनबाद के रास्ते जामताड़ा पहुंचे थे। पहले क्षेत्र की रेकी कर चुके थे। दोनों आरोपी पहले भी गिरिडीह में कई आपराधिक में शामिल रहे। पुलिस अब मंसूर आलम की तलाश में जुट गई है। रांची सदर अस्पताल परिसर में 2 लड़कियों के साथ दुष्कर्म, 4 नाबालिग आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। रांची में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। घटना सदर अस्पताल परिसर स्थित डॉक्टर्स स्टाफ क्वार्टर में शुक्रवार की देर रात हुई। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपी नाबालिग है। लोअर बाजार पुलिस ने आरोपियों पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रतिमा विसर्जन के लिए सदर थाना क्षेत्र की 2 लड़कियां गई थी, लेकिन लौटने के दौरान 4 नाबालिग लड़कों ने उन्हें बहलाया फुसलाया। इसके बाद दोनों लड़कियों को 2 लड़के अपने साथ सदर अस्पताल परिसर में बने डॉक्टर्स स्टाफ क्वार्टर में खाली पड़े एक कमरे में ले गए। कमरे का दरवाजा छिटकिनी लगाकर अंदर से बंद कर लिया गया, जबकि 2 अन्य नाबालिग लड़के कमरे के बाहर पहरा देने लगे। कुछ समय बाद अस्पताल का स्टाफ और सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचे और लड़कों को देखकर पूछताछ की। तब उन्होंने बताया कि उनके 2 साथी 2 लड़कियों के साथ कमरे में हैं। इसके बाद कमरा खुलवाने की कोशिश की गई तो वे कमरा नहीं खोल रहे थे। जब कमरा खोला तो लड़कियों के साथ 2 लड़के मिले। इसके बाद अस्पताल के स्टाफ ने इसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधन को दी और साथ ही इसकी सूचना लोअर बाजार थाना को भी दी गई। पुलिस मौके से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर साथ ले गई और पीड़िता के अस्पताल में चिकित्सक जांच कराई गई। मामले में लोअर बाजार पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस की पूछताछ में पीड़िताओं ने पुलिस को बताया कि उन्हें बहला फुसला कर आरोपी सदर अस्पताल परिसर के एक कमरे में ले गए थे। जेएमएम ने मांडर में चलाया सदस्यता अभियान, सैकड़ों लोगों ने ली सदस्यता। रांची जिला के मांडर प्रखंड में रविवार को जेएमएम ने सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में रांची जिला संयोजक मंडली सदस्य झारखंड मुक्ति मोर्चा धर्मेंद्र सिंह ने प्रमुख रूप से भाग लिया। फूल माला पहनाकर एवं गुलदस्ता देकर उनका अभिनंदन किया गया। संयोजक सदस्य मुर्शिद आमिरी के नेतृत्व में मांडर में चटवाल पंचायत के 500 से अधिक महिला व पुरुषों ने जेएमएम का दामन थामा। सदस्यता फॉर्म भरने के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ जुटी। सभी ने फॉर्म भरकर सदस्यता ग्रहण किया। सभी को पार्टी की विचारधारा और उद्देश्यों के बारे में बताया गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा, सरकार की योजनाएं पूरी तरह असफल। 60 लाख क्विंटल धान खरीदी का केवल 28.39% ही पूरा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में धान खरीद की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया था, उसमें से अब तक केवल 28.39% ही धान की खरीद कर पाई है।
क्रय केंद्रों पर गंभीर लापरवाही और कुप्रबंधन व्याप्त है। उन्होंने कहा कि अधिकांश जिलों में धान की खरीद प्रक्रिया बेहद धीमी है, जिसके कारण किसान अपनी उपज मजबूरी में निजी व्यापारियों और बिचौलियों को कम दामों पर बेचने के लिए विवश हो रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और बदतर होती जा रही है। कहा कि हेमंत सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित है। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई योजनाएं जमीनी स्तर पर पूरी तरह असफल साबित हो रही है। सरकार अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप किसानों का धान खरीदकर अतिशीघ्र उनका भुगतान सुनिश्चित करे। भाजपा को जल्द मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। पार्टी में जान फूंकने की कोशिश में बीजेपी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भाजपा संगठनात्मक चुनाव के जरिए पार्टी में नई ऊर्जा भरने की तैयारी में है। प्रदेश भाजपा ने फरवरी महीने में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी और सह निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी है। शुरुआती चरण में बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक का चुनाव होगा। आम सहमति के आधार पर चुनाव कराने का प्रयास किया जा रहा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतदान के जरिए चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पार्टी ने मंडल और जिला अध्यक्ष बनने के लिए कई अर्हताएं तय की है। इसके तहत 2 टर्म तक सक्रिय सदस्य रह चुके ही लोग जिला अध्यक्ष बन सकते हैं, बशर्ते उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक ना हो। इसी तरह मंडल अध्यक्ष के लिए भी मापदंड तय किए गए हैं। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भाजपा के मंडल अध्यक्ष नहीं बन सकते। सक्रिय सदस्य वही लोग बनते हैं जिन्होंने 50 सामान्य सदस्य बना लिए हों। 54 करोड़ के कोयला फ्रॉड में फंसा दिया गरीब किसान को। बनारस जीएसटी ने भेजा 2 करोड़ का नोटिस। हजारीबाग जिले के हटिया निवासी एक गरीब किसान मुकेश कुमार सिंह के साथ बड़ा फ्रॉड हुआ है। उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर 3 फर्जी कंपनी ने जीएसटी नंबर हासिल किया और 54 करोड़ रुपए के कोयला व्यापार में हेरफेर किया। अब इस घोटाले की गाज किसान पर गिरी है, जिसे जीएसटी विभाग ने 2 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस भेज दिया है। मुकेश कुमार के अनुसार उन्हें यह नोटिस बनारस जीएसटी ऑफिस से शुक्रवार को मिला। जब उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी तो उन्होंने अपने मित्र रंजीत पाठक से मदद मांगी। जांच के बाद पता चला कि 3 फर्जी कंपनियों गणेश इंटरप्राइजेज, शिव गंगा ट्रेडर्स और मां भक्काली ट्रेडर्स ने उनके नाम पर जीएसटी नंबर हासिल किया और 54 करोड़ रुपए का कोयला बेचा। फर्जी ईमेल और फ़ोन नंबर का इस्तेमाल कर यह धोखाधड़ी की गई। इन कंपनियों ने 2022-23 में 2 करोड़ और 2023-24 में 52 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन दिखाया। किसान मुकेश इस घटना से बेहद परेशान है। उनके परिवार की नींद उड़ गई है क्योंकि इतनी बड़ी राशि चुकाना उनके लिए असंभव है। विभागीय जांच में यह सामने आया कि उनका आधार और अन्य दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल कर यह फर्जीवाड़ा किया गया। अब मामला उजागर होने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। फर्जी कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर रघुवर दास और चंपा सोरेन ने जताई खुशी। दिल्ली की देवतुल्य जनता ने झूठ, फरे भ्रष्टाचार और अहंकार की राजनीति को नकारते हुए विकास और विश्वास की राजनीति पर मुहर लगाई है। दिल्ली आपदा मुक्त हो गई है। दिल्ली की इस भव्य विजय के लिए दिल्ली की जनता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत भाजपा के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं। वहीं चंपा सोरेन ने कहा, जनता ने दिखा दिया कि अहंकार, फरेब एवं तुष्टीकरण के बल पर टिकी राजनीति से एकाध बार सत्ता भले मिल जाए, लेकिन अंततः जनता फरेबियों, भ्रष्टाचारियों को नकार कर सिर्फ विकास का मार्ग चुनती है। दिल्ली में मिली इस प्रचंड एवं ऐतिहासिक जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।